आज हम लोग अकाउंट्स का एक और चैप्टर है उसका रिवीजन करेंगे, वन शॉट रिवीजन। पार्ट बी का चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग रेशोज। इस चैप्टर से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, कभी 3 नंबर में आता है, कभी 4 नंबर में आता है, और इसमें ऑप्शंस भी रहता है, मतलब दो क्वेश्चंस रहेगा, मान लीजिए उसमें से तुमको एक सेलेक्ट करके बनाना होगा। ठीक है, देखो अकाउंटिंग रेशियो के अंदर में ये पूरा तो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, कितने सारा फॉर्मूला था यहाँ पर? टोटल 18 फॉर्मूलाज है ना। अच्छा, ये अलग अलग कैटेगरी में बटा हुआ था। ये पहला दोनों लिक्विडिटी रेशो है, चार था ना, लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो और एक था प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ठीक है, लिक्विडिटी रेशो के अंदर में ये दो आता है, करंट रेशो और लिक्विड रेशो या क्विक रेशो भी बोलते हैं। तो करंट रेशो का फॉर्मूला सिंपल, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, और लिक्विड रेशो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। अच्छा, एक बार बताओ, करंट एसेट्स का तो मतलब पता ही है। करंट एसेट्स में क्या क्या आइटम आता है? करंट इन्वेस्टमेंट आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है, इन्वेंट्री आता है, ट्रेड रिसीवेबल आता है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज आता है, अदर करंट एसेट्स आता है। ठीक है, अच्छा खास बात ये था ना इस करंट एसेट्स का, जो इन्वेंट्री लेते हैं उसमें से लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी करंट लायबिलिटी में तो वही सब शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आएगा, ट्रेड पेबल्स आएगा, अदर करंट लायबिलिटी आएगा। अच्छा, लिक्विड एसेट्स कैसे निकालते थे हम लोग? जो करंट एसेट्स होता था उसमें तीन चीज माइनस करते थे, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस और एक एडवांस टैक्स। हालांकि देखो तो देखो, एक तो ये फॉर्मूला एट अ ग्लैंस लिखा हुआ है जिसमें सारा रेशो का सिंपल शॉर्ट में खाली फॉर्मूला लिखा हुआ है। हल्का सा और डिटेल में जाना है तो इसी के बाद थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वाला भी पार्ट हम डाल दिए। जैसे लिक्विडिटी रेशो को क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। ये क्या मेजर करता है कि हम लोग के एंटरप्राइज को, मतलब हम लोग अपने करंट लायबिलिटीज को टाइम पर पेमेंट कर पाएंगे कि नहीं। ठीक है, करंट रेशो का फॉर्मूला करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, और लिक्विड रेशो का भाई लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। हल्का सा और डिटेल में नीचे में इंफॉर्मेशन डाल दी है। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? करंट इन्वेस्टमेंट आता है, इन्वेंट्री आता है, बट इस इन्वेंट्री में क्या हटा देंगे? लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स हटा देंगे। ट्रेड रिसीवल आता है, ट्रेड रिसीवल में डेटर्स आता है, बिल्स रिसीवल आता है, और अगर प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट है तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस आएगा, अदर करंट एसेट्स आएगा। करंट लायबिलिटी के अंदर में शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स है, ट्रेड पेबल है, अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है। अच्छा, ये याद रखना, आइडियल करंट रेशियो कितना है? 2:1, और आइडियल क्विक रेशियो कितना है? 1:1। अच्छा, क्विक एसेट्स कैसे निकलेगा? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस टैक्स। तो ये ठीक है, ये आराम से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद था 1 2 3 4 5, ये क्या था? सॉल्वेंसी रेशो, मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को टाइम पर पे कर पाएंगे कि नहीं, उसको मेजर करता है। जिसमें आता है डेप्ट इक्विटी रेशो, सिंपल डेप्ट बाय इक्विटी, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, टोटल एसेट्स बाय डेप्ट। अच्छा, डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट, मतलब कि नॉन करंट लाइबिलिटी, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स आ गया, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ गया, मतलब डिबेंचर्स वगैरह आ जाएगा। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है? शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट भी आता है। हालांकि इस चैप्टर में तुमको मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट नहीं मिलेगा देखने को। ठीक है, टोटल एसेट टू डेट रेशो में टोटल एसेट में तो करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स सब आ जाएगा। डेप्ट में तो वही लॉन्ग टर्म डेप्ट। ठीक है, फिर है प्रोप्राइटरी रेशो। देखो ये तो नाम से फॉर्मूला नहीं बन रहा, इसमें तो नाम से फॉर्मूला बन जा रहा है, इसको याद रखना पड़ेगा, इक्विटी बाय टोटल एसेट्स। तो इक्विटी का तो सेम वही मतलब है, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। टोटल एसेट में वही करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। फिर था इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये थोड़ा सा अलग है। एक्चुअली क्या होता है, ये सारा रेशो तो उस फॉर्म में निकलता है 1:1, मतलब पूरा सॉल्व करके जो भी आएगा 1:1, ये निकलता है टाइम्स में। तो इसका फॉर्मूला था इंटरेस्ट कवरेज रेशो का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकालते थे? अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है तो पहले टैक्स ऐड करते थे, फिर इंटरेस्ट ऐड करते थे, तब आता था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, डेब्ट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशो, सिंपल डेब्ट बाई कैपिटल इंप्लॉयड। डेब्ट का मतलब वही लॉन्ग टर्म, और कैपिटल इंप्लॉयड में क्या क्या आइटम आता है? कैपिटल इंप्लॉयड दो अप्रोच से निकल सकता है, एसेट अप्रोच से और लायबिलिटी अप्रोच से। एसेट अप्रोच से अगर चले तो टोटल एसेट्स ले लेंगे, उसमें करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे, और अगर लायबिलिटी अप्रोच से चले तो शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लायबिलिटी ले लेंगे। ठीक है, चलो एक बार नीचे देख लो, इसमें इसका भी हल्का फुल्का डिटेल में दिखा हुआ है। सॉल्वेंसी रेशो, ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को मेजर करता है। डेप्ट इक्विटी रेशो, डेप्ट बाय इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट रेशो, टोटल एसेट बाय डेप्ट, प्रोप्राइटरी रेशो, वो इक्विटी बाय टोटल एसेट। एक काम का बात, प्रोप्राइटरी रेशो में भी एक्सप्रेस्ड आइदर एज अ प्योर रेशो, मतलब वो 1:1 पूरा काट करके, या इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, डेप्ट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशो का डेप्ट बाय कैपिटल इंप्लॉयड, इंटरेस्ट कवरेज रेशो का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट, ये नंबर ऑफ टाइम्स में निकलेगा। अच्छा, काम का बात, अब हर जगह डेप्ट वर्ड था तो हम एक जगह लिख दिया डेप्ट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट, मतलब कि नॉन करंट लायबिलिटी, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होगा। सबसे पहला काम यही करना, ये तो पूरा फॉर्मूला शीट तुमको रटा हुआ होना चाहिए, तब क्वेश्चन पे उतरना है। ठीक है, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड, या उसको प्रोप्राइटर्स फंड भी बोलते हैं। ठीक है,
शेयर कैपिटल आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा। टोटल एसेट तो पता ही, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। और कैपिटल इंप्लॉयड कैसे कैसे निकल सकता है, अगर लायबिलिटी साइड से चले तो शेयर होल्डर्स फंड ले लेंगे और नॉन करंट लायबिलिटी ले लेंगे, और अगर एसेट साइड से चले तो अपना टोटल एसेट्स ले लेंगे, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, और माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटी। अच्छा तुम देखो, नॉन करंट एसेट्स प्लस, ये इसका भी एक फॉर्मूला बनता है ना, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी को क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। तो ये भी तो एक फॉर्मूला बन गया, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। हालांकि तुमको इतना फॉर्मूला याद करने का भी नीड नहीं है, हम लोग एक टेक्निक था बैलेंस शीट बना करके उससे भी हम लोग फॉर्मूला निकाल लेते थे। हो गया। इसके बाद आओ एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो में कितना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रीसेल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो, नेट एसेट टर्नओवर रेशो, सबके आगे टर्नओवर रेशो लिखा हुआ है। इसको परफॉर्मेंस रेशो भी बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो, पहले यही सब पढ़ो, इजी वाला। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, मतलब नाम से ही, जैसे इसमें फिक्स एसेट है ना, तो नीचे क्या आ जाएगा, फिक्स एसेट्स आ गया। फिर नेट एसेट टर्नओवर रेशो, तो नीचे क्या आ जाएगा, नेट एसेट। नेट एसेट को कैपिटल इंप्लॉयड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो और नेट एसेट टर्नओवर रेशो, तीनों में क्या होगा, ऊपर में तो क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नीचे या तो वर्किंग कैपिटल, या तो नेट फिक्स्ड एसेट्स, या तो वो नेट एसेट। नेट एसेट मतलब कैपिटल इंप्लॉयड। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ये तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इसका फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बोलते हैं, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अच्छा, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। अच्छा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो बहुत तरीके से घुमा फिरा करके निकाला जा सकता है। जैसे कि ये फॉर्मूला था ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक इन ट्रेड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। या डायरेक्टली अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है तो उसमें ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे, बहुत तरीके से निकल सकता है। फिर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, इसका फॉर्मूला क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या सिंपल बोलो क्रेडिट सेल्स, उधार में जो माल बेचे, डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसेल कैसे निकलेगा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, क्रेडिट सेल कैसे मिलेगा, अगर हमको टोटल सेल पता है तो उसमें से कैश वाला हटा देंगे तो क्या बचेगा, क्रेडिट सेल्स बचेगा। लेकिन ये नेट लेना है, मतलब कि सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद, ठीक है। उसी तरीके से ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, इसका फॉर्मूला उल्टा, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। तो क्रेडिट परचेज कैसे आएगा, टोटल परचेज में से कैश वाला हटा देंगे तो बचेगा क्रेडिट परचेज। हाँ, हालांकि परचेज रिटर्न भी माइनस करेंगे तब आएगा नेट क्रेडिट परचेज। एवरेज ट्रेड पेबल कैसे आएगा, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, कई बार ये ओपनिंग का डिटेल नहीं होता तो वो जो क्लोजिंग होता है उसी को क्या मान लेते हैं, एवरेज मान लेते हैं, ठीक है। ये तो बता ही दिए। अच्छा, इसको भी डिटेल में पढ़ना है तो वो भी डिटेल में दिया हुआ है, हम 2 बार जानबूझ के पढ़ रहे ताकि डबल रिवीजन हो, ठीक है। आओ, एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो ऑल्सो टर्म्ड एज परफॉर्मेंस और टर्नओवर रेशो, मेजर हाउ वेल द रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड बाय द इंटरप्राइज। और ये सारा रिजल्ट किस में आएगा, टाइम्स, मतलब ये सारा रेशो टाइम्स में निकलेगा, नंबर ऑफ टाइम्स। पहला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2। ये तो मेन था, कॉस्ट ऑफ आरएफओ। पहले तो ये क्लास 11th में जो सीखे थे ना फॉर्मूला, ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक। ये 12th में जो आइटम पढ़े नया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में, कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम्ड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ मिलेगा, अगर डायरेक्ट एक्सपेंस का डिटेल दिया हुआ है नोट टू अकाउंट्स में तो वहां से ले लेंगे, नहीं तो जीरो मानेंगे। दिया है तो ठीक, नहीं तो जीरो मानेंगे, वो भी नीचे लिख दिया हम। या तो अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता है तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे, अगर प्रॉफिट है तो माइनस होगा, लॉस है तो प्लस होगा। क्योंकि सोचो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मान लीजिए माल बेचे 10 लाख का और 2 लाख का लॉस हुआ है, तो खर्चा कॉस्ट तो 12 लाख पड़ा होगा ना, तो लॉस प्लस होगा, प्रॉफिट होता तो माइनस होता है, ठीक है। अच्छा, एक और फॉर्मूला है, वो इसी से रिसफल करके बना है, वो ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री को डायरेक्टली एक फॉर्मूले में ऐसे करके दे सकता है ना, डिक्रीज इन इन्वेंट्री या इंक्रीज इन इन्वेंट्री करके। तो हम लोग परचेजेस ले लेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस ले लेंगे, और वो ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री के साथ वो एडजस्ट करके क्या लिखा हुआ रहेगा, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, तो हम लोग क्या करेंगे प्लस, और अगर इंक्रीज इन इन्वेंट्री लिखेगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये क्या, बी केयरफुल अबाउट द लैंग्वेज, वो एक कंसेप्ट था, जैसे इक्वेशन बनाना पड़ता था कि क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक
को हम लोग एक्स मानते थे, क्लोजिंग स्टॉक उसका 2 टाइम्स है, या कभी कभी 2 टाइम्स मोर रहता था, तो अगर सिर्फ 2 टाइम्स बोलेगा तो 2x करेंगे, लेकिन 2 टाइम्स मोर रहता तो एक बढ़ जाता था, फिर वो 3x बन जाता था। तो उस तरीके से यहाँ पर कंसेप्ट सब लिखा हुआ है। ट्रेड रिसेल टर्नओवर रेशो, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कि नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसेल। अच्छा, इसी में ना और भी छोटा छोटा दो फॉर्मूला क्या है कि कभी कभी ये डेप्ट कलेक्शन पीरियड या एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने देता है कि मतलब ऑन एन एवरेज हम लोग अपने डेटर से कितने दिन में पैसा कलेक्ट करते हैं, कितने मंथ्स में पैसा कलेक्ट करते हैं। तो क्या करना होगा, अगर डेज में आंसर निकालना है तो 365 को डिवाइड करोगे जो तुम्हारा रेशो आया, और अगर मंथ में निकालना है तो 12 से डिवाइड करोगे। ठीक है। अच्छा, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा, जो क्रेडिट सेल है उसमें से सेल्स रिटर्न हटा दो तो नेट क्रेडिट सेल्स आ जाएगा। या अगर डायरेक्टली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर्ड है, देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अपने आप में मतलब होता है नेट सेल्स, नेट सेल्स मतलब नेट टोटल सेल्स, तो उसमें से सिर्फ कैश वाला हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। या अलग से सेल्स रिटर्न नहीं घटता है क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अपने आप में वो नेट होता है। ठीक है। एवरेज ट्रेड रिजल्ट कैसे निकलेगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। ठीक है, चलो यही सब है। अच्छा, अगर ओपनिंग ट्रेड रिजल्ट अलग से नहीं दिया हुआ है तो जो क्लोजिंग उसी को क्या मान लेंगे, एवरेज मान लेंगे। ठीक है। फिर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, नेट क्रेडिट परचेज बाय एवरेज ट्रेड पेबल, और इसमें भी वो दो छोटा छोटा फॉर्मूला एक और है, जैसे एवरेज पेमेंट पीरियड, मतलब ऑन एन एवरेज हम लोग अपने क्रेडिटर को कितने दिन में या कितने मंथ्स में पेमेंट करते हैं। तो इसको क्या होगा, 365 से डिवाइड कर दोगे रेशो को तो डेज में आंसर आएगा, और 12 से डिवाइड कर दोगे तो मंथ्स में आएगा। ठीक है। क्रेडिट परचेज कैसे ढूंढना, नेट क्रेडिट परचेज, अगर क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज दिया हुआ है तो परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे, या टोटल परचेज से स्टार्ट करोगे तो टोटल परचेज में से पहले कैश परचेज घटेगा फिर परचेज रिटर्न घटेगा तो नेट क्रेडिट परचेज आएगा। एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकलेगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तुम सोच रहे हो फॉर्मूला ही रिवाइज करने में कितना टाइम लग जाएगा। अगर ओपनिंग ट्रेड पेबल अलग से नहीं दिया हुआ है तो जो है क्लोजिंग उसी को मान लेंगे। ठीक है, ये तो इजी था तीनों, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो आरएफओ बाय वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो आरएफओ बाय फिक्स्ड एसेट्स, और नेट एसेट टर्नओवर रेशो या कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो आरएफओ बाय नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके बाद है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। चलो अब इसको वो फॉर्मूला एट ग्लैंस नहीं, यहीं से पढ़ लो, पांचों फॉर्मूला यहीं पे तो लिखा हुआ है। बोलो, पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला ही लेंगे, कोशिश करेंगे, डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। यानी ये तीन प्रॉफिट जो होता है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो वो तीनों का रेशो निकलता है। ठीक है। ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय आरएफओ इनटू 100। अभी ऑपरेटिंग कॉस्ट याद है कैसे निकलता था, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस जोड़ के बनता था ऑपरेटिंग कॉस्ट। लास्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके लिए क्या लेंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हालांकि वो डिविडेंड लिखा हुआ है, कोई खास काम नहीं आएगा, वही प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अच्छा, ये पूरा हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशो को समझाने के लिए एक इसका भी हेल्प लिए थे। अगर कोई आइटम नहीं फॉर्मूला कर पा रहे हो नहीं तो फिर इससे भी समझ सकते हो। जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से हम लोग अपना कॉस्ट हटाते हैं तो क्या बचता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटने के बाद क्या बचता है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये आप सुनो, कॉस्ट ऑफ आरएफओ और ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये दोनों मिल करके बनता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो अगर हम डायरेक्टली आरएफओ में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दे तो भी क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। ये सब क्लास में पढ़ाया है सारा चीज। ठीक है। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है बिजनेस के, नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम तो प्लस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमसे दो बार इनकम इनकम प्रिंट हो गया, वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा वो माइनस हो जाएगा, तो आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स माइनस करने के बाद आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब मान लीजिए हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचना है और वो नेट प्रॉफिट दे दे, तो नेट प्रॉफिट से ऊपर चलेंगे, तो ऊपर चलेंगे तो उल्टा काम करना होगा, इनकम क्या होगा माइनस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होगा प्लस। ठीक है। ये सारा बात हम नीचे लिख भी दी है। ठीक है, वो जब तुम रिवीजन करने बैठोगे तो एक बार शांति से रिवाइज कर लेना, क्योंकि इतना बात बोले अभी याद आएगा भी नहीं। ठीक है, सारा कुछ नीचे हम लिख दिए। ठीक है। चलो अब धीरे धीरे क्वेश्चन बनाते हैं, कुछ क्वेश्चन जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करते हैं। पढ़ो, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले याद करो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला,
चलो एक बार में भले इतना फॉर्मूला पढ़ ले, धीरे धीरे करके याद करो ना। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अब दो चीज चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट और एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। पढ़ो, लो पहला तो मिल ही गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो 10 लाख मिल गया, बस क्या ढूंढना बाकी है, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा तो काम हो जाएगा, ठीक है। परचेजेस दिया हुआ है, देखो जो आइटम दिया उसी से फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। परचेज बता रहा है, कैरेज इनवार्ड एक डायरेक्ट खर्चा होता है, क्लास 11 में सीखे डायरेक्ट खर्चा इनडायरेक्ट खर्चा, माल मंगवाने का खर्चा कैरेज इनवार्ड। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 1 लाख है टोटल है, लेकिन उसमें इंक्लूडिंग वेजेस, अच्छा वेजेस डायरेक्ट खर्चा होता है ना, वेजेस कितना है 60,000, तो दो डायरेक्ट खर्चा है, एक कैरेज इनवार्ड और एक वेजेस। ओपनिंग इन्वेंट्री 60, कहीं तुमको लग नहीं रहा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला बन जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो बताओ अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लिए और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दिया हुआ है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट हटा देंगे तो क्या बचेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन सुनो ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है और एवरेज इन्वेंट्री बता दिया, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं बताया, तो एवरेज इन्वेंट्री की मदद से क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल सकते हैं ना। तो बस ये हल्का सा ट्विस्ट था, एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ और ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाई 2। तो काम करो निकालो एवरेज इन्वेंट्री, 10 से 20 अगर बढ़िया क्वेश्चन बना लोगे ना तो बनाते बनाते फॉर्मूला याद हो ही जाएगा। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला बोलो, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। बोलो एवरेज इन्वेंट्री कितना है, 80,000, सो एवरेज इन्वेंट्री इज 80,000 इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है 60। तुम लोग बस कॉपी मत करना, बस तुम लोग डेटा देखो और अपने से करो, ठीक है। 60,000, चलो इसके आगे तुम लोग करो प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2, बस फाइनली सॉल्व करके हमको बता दो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना आ रहा है। बोलो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ लिखने का, उतना स्लो स्लो मत चलो, 4 घंटा नहीं मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। कितना, 1 लाख, हाँ ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1,60,000, उसमें से 60,000 माइनस होगा कितना, 1 लाख, हो गया। चलो ओपनिंग इन्वेंट्री भी पता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी पता है, परचेजेस भी पता है और डायरेक्ट एक्सपेंस भी मालूम है। तो बोलो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला लिखो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला बोलो, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, माल को खरीद करके अपने फैक्ट्री तक का लाने का खर्चा या माल को मैन्युफैक्चरिंग करने का जो भी खर्चा, तो फैक्ट्री तक का खर्चा डायरेक्ट था, जैसे वेजेस हो गया, कैरेज इनवार्ड हो गया, फैक्ट्री का रेंट हो गया, पावर फ्यूल वो सब हो गया, ठीक है। चलो ओपनिंग इन्वेंट्री बोलो कितना है, 60,000 प्लस परचेजेस क्वेश्चन में देखो कितना है, 3,60,000, यही नेट परचेज होगा 3,60,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस में किसको किसको लोगे, कैरेज इनवर्ड लोगे। अच्छा पूरा इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डायरेक्ट नहीं होगा, बिकॉज इंप्लॉय को सैलरी भी पे करते हैं, वेजेस भी पे करते हैं, सैलरी इनडायरेक्ट होता है, वेजेस डायरेक्ट होता है, तो वो बता रहा है कि उसमें से वेजेस कितना है, तो सिर्फ यही लोगे, ये 60 और ये 50, 1,10,000, 1,10,000, ठीक है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना आया, 1 लाख। बोलो कहीं भी कैलकुलेशन गलती नहीं होना चाहिए तुम लोग से, बोल दो। 4,30,000, 360 प्लस 60, 4,20, 4,20 और 10, 4,30,000, 4,30,000। देखो 1,10,000 माइनस 1 लाख तो यही दिख रहा है, तो कुछ नंबर उस तरीके से मैनेज हो जाता है। 10 सर 4,30,000 आया। अच्छा रुपीस का सिंबल लगाना है, बिकॉज ये सब तो वो है ना, कोई किलोग्राम तो है नहीं, सब रुपीस है। चलो कॉस्ट ऑफ आरएफओ मिल गया और आरएफओ पता ही था, तो जीपी कितना होगा बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, बोलो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम, क्या ये सब फॉर्मूला रटने ही वाला है, ये सब तो पता ही होगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख था माइनस कॉस्ट 4,30,000, तो कितना कमाएंगे
मतलब माल बना 4,30,000 में, बेच रहे उसको 10 लाख में, तो 5,70,000 कमा रहे हैं। चलो अब जीपी रेशियो का फाइनली फॉर्मूला लिखो और आंसर बोलो। हाँ लिखो लिखो, जीपी रेशियो का फॉर्मूला, जीपी रेशियो इज इक्वल टू जीपी डिवाइडेड बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। जीपी कितना है? 5,70,000, आरएफओ 10 लाख इंटू 100, कितना परसेंट? 57%। हो गया। तो इस क्वेश्चन में दो बात सीखे, क्या क्या? एक तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला भी सीखे, कॉस्ट ऑफ आरएफओ का भी फॉर्मूला सीखे, जीपी का भी फॉर्मूला सीखे और जीपी रेशियो का भी फॉर्मूला सीखे। तो हर क्वेश्चन में कुछ 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 सीख जाओगे। बढ़िया गया, बढ़िया क्वेश्चन था ये। आई थिंक तुम्हारे सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन है, सीबीएसई सैंपल पेपर का। क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अमाउंटेड टू ₹6 लाख, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। एंड टैक्स का रेट कितना है? 20। अच्छा, अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है और हम तुमको टैक्स का रेट बता दें तो तुम प्रॉफिट बिफोर टैक्स जा सकते हो क्या? आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स जा सकते हो क्या? लेकिन वहां पर 20% निकालने का एक ट्रिक था, 20/100 करके नहीं निकलता वो टैक्स, 20/80 करके निकालते हैं। हाँ ठीक है, हाँ। इफ अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अच्छा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बता रहा है, कितना? 10 लाख। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं बता रहा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बता रहा 10 लाख, ठीक है। एंड नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर, नॉमिनल मतलब फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर कितना था? 25 लाख। एज्यूमिंग द ओनली डेप्ट ऑफ द कंपनी, मतलब एकमात्र यही लोन है। तो क्या डिटरमाइन करना? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये जो कंपनी का डिबेंचर है ना 25 लाख का, इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? अब सोचो कैसा क्वेश्चन है, इसमें कोई रेशियो नहीं निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है कि डिबेंचर के ऊपर कितना रेट है। तो सुनो, डिबेंचर का वैल्यू पता है, डिबेंचर के ऊपर कितना इंटरेस्ट का रेट है वो जानने के लिए अगर इंटरेस्ट का अमाउंट ढूंढ ले तो पता चल जाएगा। जैसे अगर कोई बोले कि 10 लाख का डिबेंचर और 1 लाख ब्याज पे करते हैं तो 10% पे करते हैं, तो अगर कहीं से इंटरेस्ट पता लग जाए कि कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उससे रेट पता कर सकते हैं। तो अभी इंटरेस्ट कैसे निकाले? तो सोचो, हम तुम लोग को एक प्रॉफिट लॉस का सीक्वेंस बताए थे, नोट करना, तुम लोग भी नोट करो वर्किंग नोट में। ये कंसेप्ट बताए थे तुम लोग को जब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सिखाए थे, तो ये एक सीक्वेंस सिखाया था। सबसे पहले होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें माइनस करता है कंपनी जो भी इंटरेस्ट पे करता है लोन वगैरह के ऊपर, तो क्या बचता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचता है। और फिर टैक्स माइनस होने के बाद क्या बचता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचता है। हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे तो नहीं समझ पाओगे, ठीक है। ये कंसेप्ट पढ़ाए थे, प्रॉफिट बिफोर दो खर्चा, इंटरेस्ट और टैक्स। तो पहले इंटरेस्ट माइनस किए तो बस अब एक चीज बच गया, टैक्स, तो बस उसका नाम है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको ऐसे बोलो, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, बट उतना बोला नहीं जाता, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर टैक्स माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वो तुमको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है और पता है वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी दिया हुआ है और तुमको टैक्स का रेट भी पता है, तो तुम पता है यहां से यहां तक पहुंच सकते हो। और ये भी दिया हुआ है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट ढूंढ लेंगे तो काम ही हो जाएगा। समझ में आया? तो बताओ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ है, हम यहीं पर सॉल्व करके दिखाते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 6 लाख। तो सुनो, 6 लाख रुपया अपने पास बच रहा है टैक्स देने के बाद ना, 6 लाख बच रहा है टैक्स पे करने के बाद, ठीक है। और टैक्स का रेट था कितना परसेंट? 20%। तो तुमको टैक्स निकालना है, तो तुम टैक्स कैसे निकालोगे? टैक्स जो है 20/100 करके नहीं निकलेगा, 80 करके निकलेगा। वो शॉर्टकट ट्रिक था ना, क्योंकि अगर 100 रुपया होता और तुम 20 पे करते तो कितना बचता? 80। तो तुमको 80 का वैल्यू दिया हुआ है तो तुमको 20 का जानना है, इसलिए 20/80 करके निकाल लेते हैं। 20/80 ऑफ 6 लाख। तो ये शॉर्टकट ट्रिक था, ठीक है। इसके प्रूफ में अभी नहीं जा रहे हम। 1/4 कटेगा तो कितना? 1,50,000। इसको नोट करो, नोट करो। वैसे तो वो तुम कंसेप्ट बता ही दिए क्यों वो 20/80 हुआ। मतलब 80 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 6 लाख को। तो 20 का वैल्यू कितना होगा? तो बताओ, टैक्स मिल गया 1,50,000। तो बताओ प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा? 7,50,000। यानी हम लोग 7.5 लाख कमाए होंगे, 1.5 लाख का टैक्स पे किए होंगे, तो कितना बचा है? 6 लाख। हाँ तुम क्रॉस चेक कर सकते हो, 20% अगर 7.5 लाख का निकालोगे 20/100 तो वो एग्जैक्ट कितना आएगा?
1.5 लाख, मतलब इधर से चले तो 20/80 की, ऊपर से चले तो 20/100 की है। ठीक है, चलो ये 7.5 लाख आ गया। इंटरेस्ट अमाउंट मिसिंग है और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इंडेक्स दिया हुआ है 10 लाख, तो ये हो गया 10 लाख। तो फाइनली ये हम लोग का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, बोलो तो कितना, 2,50,000 हो गया। 2 लाख, तो ये हो गया 2,50,000। बढ़िया था क्वेश्चन। अब सोचो 2,50,000 का हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और डिबेंचर था 25 लाख, यानी 25 लाख की डिबेंचर के ऊपर अगर हर साल 2.5 लाख का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो 10% हुआ, मिल गया 10%। हाँ, ये नंबर तो इजी था इसलिए तुम 10% बोल दिए, नंबर तो कुछ भी हो सकता था। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, लिखो रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इनटू 100। तो फेस वैल्यू है कितना, 25 लाख, और इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 2.5 लाख, मतलब कि 25 लाख के ऊपर 2.5 लाख का इंटरेस्ट हर साल पे करते हैं, इंटू 100 इज इक्वल टू 10%। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज सीखे, नए नए बात, रेट निकालने का फॉर्मूला इंटरेस्ट बाय फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इनटू 100। ठीक है, और ये कंसेप्ट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से प्रॉफिट बिफोर टैक्स जाएगा तो बीच का डिफरेंस क्या बचेगा, इंटरेस्ट बचेगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, इसको तुम ऐसे नहीं प्रेजेंट करना चाहते तो अब ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स, पहला स्टेप दिखा दिए, और फिर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू इंटरेस्ट, थ्योरेटिकल वे में समझा सकते हो गया। ये सारा क्वेश्चन मैं एक्चुअली क्लास में नहीं करवाया, ये सब हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 10%। क्वेश्चन 3, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द रिटर्न ऑन, पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला बोलो, सबसे लास्ट फॉर्मूला यही था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल इंप्लॉयड इनटू 100, और ये परसेंटेज में आता है, जितना भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सब परसेंटेज में आता है। ठीक है, चलो पढ़ो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशियो, मतलब ये नेट प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है, वो आफ्टर टैक्स इसलिए लिखा हुआ है कि वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना होता है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या था, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, 12%। या ऐसे बोलो ना, नेट प्रॉफिट रेशियो 12% बोलने का मतलब ये है कि तुम अगर 100 रुपए का माल बेच रहे हो तो 12 रुपए नेट प्रॉफिट है, यही ना नेट प्रॉफिट रेशियो, यही ना 12% नेट प्रॉफिट रेशियो, मतलब नेट प्रॉफिट, हमारे बिजनेस का नेट प्रॉफिट 12 रुपया है, कितने पे, अगर 100 रुपए का सेल्स है तो 12 रुपए का प्रॉफिट है। टैक्स का रेट है 50%, देखते क्या करेंगे आगे। देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल गया कितना, यानी कि अगर हम 20 लाख का माल बेच रहे हैं तो 12% कमा रहे होंगे, 20 लाख का 12%, 2,40,000, तो हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया, 2,40,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलो ना, नेट प्रॉफिट क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और टैक्स का रेट है तो पीछे आकर के प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंच सकते हैं, और बस इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तक पहुंच ही गए, और बाकी अब कैपिटल इंप्लॉयड निकालना बाकी रहेगा। ठीक है, चलो बाकी तो कैपिटल इंप्लॉयड निकालने के लिए वो सब डिटेल दिया हुआ है, कम। अच्छा, इंटरेस्ट निकालना होगा ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से और पीछे चलेंगे तो इंटरेस्ट किस पर निकलेगा, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स पर, 15% रेट लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स का 8 लाख, तो 8 लाख का 15%, 15 का टेबल पढ़ो, 15 इंटू 8 120, 1,20,000, 8 लाख का 15% कितना होगा, 1,20,000, तो इंटरेस्ट कितना आ गया, 1 लाख। तो एक काम करते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तक पहुंच ही जाते हैं, लिखो क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले नेट प्रॉफिट रेशियो का यूज करते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, नेट प्रॉफिट कौन सा लेंगे, आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है, ये तो फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट रेशियो का, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है, बोलो नेट प्रॉफिट रेशियो कितना परसेंट दिया हुआ है, 12%, मतलब इसका वैल्यू जो आएगा वो 12 आएगा, 12 आएगा, 12% मतलब वही 12 आएगा। कैसे आएगा, ये फॉर्मूला को यूज करके,
तो इसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो हमको पता नहीं है, वो लिख देते हैं एज इट इज, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको पता है 20 लाख, 20 लाख इंटू 100। तो बताओ ये 20 लाख ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से और 100 नीचे आ जाएगा। तो वही तो बोले थे 12% ही तो निकालना था, 20 लाख का 12%। तो बोलो तो नेट प्रॉफिट हमारे बिजनेस का कितना आ रहा है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे बिजनेस का 20 लाख का 12%, 20 लाख इंटू 12/100, इंटू 12/100, 2 लाख रुपीज, 2,40,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक पहुंच गए। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से पीछे आ सकते हैं, मतलब हमको तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए ना, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिखो तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का क्या फॉर्मूला सिखाते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लो, उसमें सबसे पहले क्या ऐड करो? टैक्स। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया, और फिर क्या प्लस करेंगे? इंटरेस्ट। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से 2,40,000, और टैक्स का रेट कितना है? 50%। लेकिन अब सोचो 50% 240 का ही निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे? शॉर्टकट ट्रिक, 50/100 करेंगे? नहीं, 50/50 ही हो जाएगा, वो 50/50 ही हो जाएगा, 50/50 इंटू इसी का 2,40,000 का। अभी पिछले क्वेश्चन में भी तो वही किए थे ना, शॉर्टकट ट्रिक 20/80 किए थे। बेसिकली जो टैक्स का रेट है ना, उसको नीचे 100 में से माइनस कर दे रहे हैं, तो 50 है तो 100 में से 50 जाएगा तो 50 बचेगा। अगर ये 40 होता तो 40/60 बचता, 30 होता तो 30/70 होता, 50 है तो 50/50 बच रहा है। और किसका निकाल दिए? इसी 2,40,000 का प्लस, और ये तो पूरा रेगुलर क्लास में प्रूफ किए थे पूरा मैथमेटिक्स, प्लस इंटरेस्ट लेना है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स का 8 लाख का 15%, 1,20,000, 2,40,000 प्लस 2,40,000 प्लस 1,20,000, कितना बोल रहे हो? रुपीज 6 लाख। तो 6 लाख क्या आया? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको तुम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड भी बोल दो, क्या दिक्कत है? ठीक है। अब हमको ढूंढना है कैपिटल इंप्लॉयड, तब तो वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लिख पाएंगे। अब बता कैपिटल इंप्लॉयड दो अप्रोच से निकल सकता है। अगर एसेट अप्रोच से चले तो टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और अगर डायरेक्टली लायबिलिटी साइड से चले तो शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। देखो एसेट्स का डिटेल है कि लायबिलिटी का? लायबिलिटी साइड वाला ही डिटेल है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स मतलब नॉन करंट लायबिलिटी बता रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया, रिजर्व एंड सरप्लस दे दिया। अच्छा सिक्योरिटी प्रीमियम तो ऑलरेडी रिजर्व एंड सरप्लस में आ गया होगा, अलग से कुछ नहीं करना है। और कितना है? 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितना? 1 लाख। अच्छा एक यहाँ पर हमसे मिसप्रिंट हुआ है शायद, क्या देखो रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 1,50,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम खुद कितना दिया हुआ है? 5 लाख। ये शायद हमसे मिसप्रिंट हुआ है, 5 लाख नहीं है 50,000 होगा जो भी है, क्योंकि देखो इसमें फिर कंफ्यूजन क्या होगा, 5 लाख का अमाउंट उसमें कैसे इंक्लूड हो सकता है? तो वो फिर टेक्निकली गलत है, तुम मान करके चलो ये 5 लाख नहीं होना चाहिए, हमसे भी स्प्रिंट हो गया, नहीं तो फिर तो वो पूरा कंसेप्ट ही हिल जाएगा ना कि रिजर्व सरप्लस भी दिया हुआ है और एक उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट तो फिर वो अमाउंट में दिमाग ही नहीं लगा पाएगा। तो समझो ये कम अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। हाँ तो अपने को सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस ही लेंगे। तो क्या क्या ले लेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल ले लेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस ले लेंगे। अच्छा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी, तो वो भी तो आएगा, शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर भी आता है, प्रेफरेंस शेयर भी आता है, ठीक है। तो काम करो, लिखो कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला। कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला क्या था? शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। तो शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है, और शेयर कैपिटल में दोनों इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगा। तो 1,50,000 जोड़ो, रिजर्व सरप्लस 1,50, 3 लाख, 3 लाख, और प्रेफरेंस शेयर 1 लाख, हाँ 4 लाख, 4 लाख हो गया शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी में तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स दिया हुआ है 8 लाख, तो ये टोटल हो गया 12 लाख। चलो मिल गया दोनों चीज, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी मिल गया और कैपिटल इंप्लॉयड भी मिल गया। फॉर्मूला लिखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। लिख दो, फॉर्मूला में लिखने में क्या जाता है? एंड डिविडेंड
डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, ये तो परसेंटेज में निकलेगा। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 6 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100, कितना 50%। अब सोचो उस इक्विटी प्रीमियम को लेके कंफ्यूज करेंगे तो फिर आंसर भी मैच नहीं करेगा 50%। ठीक है, बढ़िया गया। कितना क्वेश्चन हुआ? अभी तो सिर्फ 3 ही हुआ, 5 क्वेश्चन और अभी। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ उस सब में उतना टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4, बाकी वाला कम से कम समय में हो जाएगा। देखो ना छोटा छोटा क्वेश्चन है, बोलो पहले क्वेश्चन 5 ही कर लो, हम छोटा सा क्वेश्चन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट वही 20% किसका? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ही। तो एक काम करो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ये जीपी तो तुरंत निकाल ही सकते। बोलो ना कितना रहा? 7,20,000 का 20%, दो पार्ट में निकालो। 7 लाख का 20% होता है 1,40,000, और 20,000 का 20% होता है 4,000, तो 1,44,000, 1,44,000 क्या निकल गया? ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो चाहिए ना, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने से ही तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। बस हो तो गया। देखो ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया पहले कंसेप्ट, पहले लाइन में, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो क्या मिल गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल गया। अब फॉर्मूला बोलो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5, बोलो पहला लाइन में हम ग्रॉस प्रॉफिट लिख लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, हालांकि हम होमवर्क भी दे सकते थे ये। बोलो ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, 20% आरएफओ का ही है। आरएफओ कितना है? 7,20,000। हम यहाँ पर टाइम सेव किए, 7,20,000 का 20% तुरंत निकाल दिए, 1,44,000। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला बोलो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस करते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देखो क्वेश्चन बनाने के बाद ही एक्चुअली फॉर्मूला रटाएगा तुम लोग को, खूब सारा क्वेश्चन बनाओगे ना तभी फॉर्मूला याद होगा बनाते बनाते। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ग्रॉस प्रॉफिट है 1,44,000 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस 36,000। चलो 144 में से 36 घटाना है, 36 में से 8,000 जोड़ेंगे तो 44 आ जाएगा, तो 1,08,000 बचेगा। 1,08,000 हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल गया। रेशियो का फॉर्मूला बोलो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये सब लग रहा है बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एकदम तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन है ये सब। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाई आरएफओ इंटू 100, अगर लड़ेगा तो एग्जाम के बाद हमको तुरंत बता देना। एक तो चैप्टर 1 का जो रिवीजन करवाया वो तो पक्का लड़ना है, उसमें जो 30-35 आइटम दिए एकदम पक्का लड़ेगा ही लड़ेगा, श्योर शॉट। इस हाँ स्कूल में तो क्या हम बोलते रहे, बोर्ड एग्जाम में भी लड़ेगा, इसमें से भी लड़ेगा। जो हम 8 क्वेश्चन करवाने वाले इसमें भी पक्का लड़ेगा कुछ ना कुछ। बोलो हाँ, इसी में से नहीं, मतलब ये एकदम तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन है कंसेप्ट वाला। अरे नंबर चेंज हो जाएगा, नंबर चेंज हो जाएगा तब। बोलो हम क्वेश्चन ही पेपर दे देते हैं। हाँ मिलना बोर्ड एग्जाम के बाद दूसरा दिन मिलना तो क्वेश्चन पेपर दे देंगे। बोलो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,08,000 डिवाइडेड बाई आरएफओ, आरएफओ कितना है? 7,20,000 इंटू 100, ये भी तो परसेंटेज में निकलेगा। बोलो 1,08,000 बाई 7,20,000 इंटू 100। एग्जिट कट रहा है तो पूरा, ये एग्जिट कट के 15% आ रहा है। ठीक है, अभी नोट कर लो, उतना टाइम है नहीं अभी करने का। 15% लिखो, आगे बढ़ो, वो घर में प्रैक्टिस कर लेना। ये रिवाइज हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय आरएफओ इंटू 100। ठीक है, बीच में क्वेश्चन नंबर कौन सा छोड़े? 4 आ जाएंगे, 4 पे भी आ जाएंगे। क्वेश्चन 7 पे आओ।
फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, ये एकदम आसान आसान वाला है, डेप्ट बाय इक्विटी, फिर टोटल एसेट्स बाय डेप्ट, फिर प्रोप्राइटरी रेशियो का इक्विटी बाय टोटल एसेट्स, एंड फोर्थ डेप्ट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो, मतलब डेप्ट बाय कैपिटल इंप्लॉयड। पता है ये चारों रेशियो निकालने के लिए सिर्फ 4 आइटम का जरूरत है, एक डेप्ट का, एक टोटल एसेट्स का, एक इक्विटी का और कैपिटल इंप्लॉयड का। तो अगर ये हम चारों ढूंढ दे तो बाकी तो फिर घर में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, नीचे देखो डेटा, पहला टोटल डेप्ट दिया हुआ है। टोटल डेप्ट में दोनों आता है, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी, बट डेप्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म वाला। तो टोटल डेप्ट में से करंट लायबिलिटी हटेगा तो ही क्या बचेगा, वो लॉन्ग टर्म वाला। ठीक है, चलो पता नहीं, देखना पड़ेगा, करंट लायबिलिटी डायरेक्टली तो दिया हुआ नहीं है। चलो कैपिटल इंप्लॉयड दिया हुआ है, आगे करंट एसेट्स दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल। बताओ इन सब का कहीं डायरेक्टली देखो जरूरत नहीं है, लेकिन सुनो तुम वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले को यूज करके वो करंट लायबिलिटी तक पहुंच सकते हो। हाँ तो एक काम करो, यूज करो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज करो। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल है 5 लाख इज इक्वल टू, करंट एसेट्स भी पता है अपने को 25 लाख, बैलेंसिंग फिगर करंट लायबिलिटी आ जाएगा, देयरफॉर 20 लाख, रुपीज 20 लाख। रुपीज लिखना जरूरी है, भले ऊपर नहीं लिख रहे, फाइनल आंसर में तो जरूर लिखोगे रुपीज 20 लाख। करंट लायबिलिटी ढूंढ लिए। अच्छा तो डेप्ट मिल जाएगा, टोटल डेप्ट में से करंट लायबिलिटी हटेगा तो लॉन्ग टर्म वाला डेप्ट आ जाएगा। तो लिखो डेप्ट मतलब कि लॉन्ग टर्म वाला इज इक्वल टू टोटल डेप्ट माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल डेप्ट क्वेश्चन में देखो कितना है, 60 लाख माइनस करंट लायबिलिटी 20 लाख। हाँ तो फाइनली रुपीज 40 लाख। ठीक है, हो गया, डेप्ट मिल गया, डेप्ट तक तो पहुंच गए। ठीक है, बट अभी बहुत कुछ ढूंढना है, इक्विटी भी ढूंढना है, टोटल एसेट्स भी ढूंढना है, हालांकि कैपिटल इंप्लॉयड दिया हुआ है। अब सुनो, अब ज़्यादा परेशान मत हो, तुमको हम एक जुगाड़ बताते हैं। फॉर्मूला ज़्यादा सोचोगे तो दिक्कत है। तुम वो छोटा सा बैलेंस शीट था याद, वो बना लो तो तुम्हारा काम बहुत आसान से हो जाएगा। बनाओ तो छोटा सा बैलेंस शीट। हालांकि अगर तुम फॉर्मूला सोच सकते हो सोचो, नहीं तो फिर बैलेंस शीट का हेल्प लेकर के सोच सकते हो। इधर एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स, और ये हम हॉरिजेंटल वाला ही बना दे रहे नॉर्मल तरीके से। इधर इक्विटी आता है, इक्विटी को ही बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड, ये इक्विटी बोलो चाहे शेयर होल्डर्स फंड बोलो। नॉन करंट लायबिलिटी यही हम लोग का डेप्ट होता है, यही लॉन्ग टर्म मतलब इसी को डेप्ट बोलते हैं, और बाकी है करंट लायबिलिटी। इधर जोड़ेंगे तो टोटल हो गया, इधर भी टोटल हो गया। ठीक है, अब हम लोग इक्विटी का भी जरूरत था ना, इक्विटी का, टोटल एसेट्स का, वो अपने आप मिल जाएगा। देखो जो जो आइटम पता पहले वो लिख लो। टोटल डेप्ट कितना है, 60 लाख। सुनो टोटल डेप्ट का मतलब ये दोनों मिला के, अच्छा हम तो ये सब ढूंढ ही लिए, ऐसे देखा जाए तो ये अगर टोटल 60 लाख है तो 60 लाख में से हम लोग करंट लायबिलिटी तो अभी ढूंढे कितना, 20 लाख। तो ये अगर 20 लाख है तो ये कितना हो गया, 40 लाख। ये तो पता चल ही गया था। ठीक है, इधर से करंट एसेट्स भी मालूम है ना, 25 लाख, करंट एसेट्स 25 लाख। ठीक है, हो गया। अच्छा और क्वेश्चन में डिटेल देखो क्या दिया हुआ है, कैपिटल इंप्लॉयड कितना दिया हुआ है पता है, कैपिटल इंप्लॉयड किसको बोलते हैं, इन दोनों को जोड़ के। हाँ, इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 50 लाख। तो ये 50 है तो उसमें से नॉन करंट वाला हटा देंगे 40, तो ये कितना बचेगा, 10 लाख। ठीक है, हाँ तो अब अगर तुम फॉर्मूला सोच पाते तो ठीक है कि कैपिटल इंप्लॉयड में से क्या हटाएंगे, नॉन करंट लायबिलिटी, तो क्या बचेगा, इक्विटी। नहीं सोच पाए तो यहां से सोचो ना, इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटी मिला के क्या बनता है, कैपिटल इंप्लॉयड। तो कैपिटल इंप्लॉयड में से नॉन करंट लायबिलिटी हटेगा तो क्या बचेगा, इक्विटी। अच्छा अब ये तीनों जोड़ के भी क्या मिलेगा, टोटल 70 लाख। तो ये भी कितना हो गया, 70 लाख मिल गया टोटल एसेट्स। हालांकि नॉन करंट एसेट्स का अलग से यूज नहीं है, बट लिख देते फॉर्मेलिटी के लिए, कितना 45 लाख। ठीक है, इससे बहुत काम आसान हो गया। अब हाँ ठीक है, ये तुम अगर रफ में बनाए तो टीचर को फिर एक्सप्लेन कर दो कि हम इक्विटी कैसे ढूंढे, और फॉर्मूला लिख देना, इक्विटी इज इक्वल टू कैपिटल इंप्लॉयड माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, फिर टोटल एसेट कैसे ढूंढे, ये तीनों को जोड़ के ही क्या ढूंढे, तो वो तुमको एक्सप्लेन करना होगा, तो कर देना।
ठीक है। हाँ, अब ये चारों रेशो होमवर्क दे दे। अब तो फॉर्मूला पता ही है, बस सॉल्व करके आंसर मिला लेना। आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, हो जाएगा ना। अच्छा, सब पता चल गया ना, डेप्ट क्या, इक्विटी क्या, टोटल एसेट्स क्या और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या। डेप्ट हो गया ये 40 लाख, इक्विटी हो गया 10 लाख, टोटल एसेट्स हो गया 70 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 50 लाख। तो देखा जाए तो सॉल्वेंसी रेशियो तो ही खत्म हो गया, यही सब था सॉल्वेंसी रेशियो में। क्वेश्चन नंबर 8, आधा से ज़्यादा तो रेशियो कंप्लीट हो ही जाएगा इसमें। देखो पढ़ो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल है, वो छोटा सा क्वेश्चन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो पता है 16 लाख, एवरेज इन्वेंट्री पता है 2,20,000। अच्छा, हम लोग को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, ठीक है। ग्रॉस लॉस बता रहा है 5% का लॉस हुआ है, तो 5% का लॉस इसी का तो हुआ होगा। 16 लाख का जो माल बेचे उसमें 5% का लॉस हुआ, मतलब 80,000 का लॉस। तो बताओ, अगर 80,000 का लॉस हो रहा है, ऐसा प्रॉफिट नहीं, लॉस हो रहा है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करते तो कॉस्ट बचता है, लेकिन लॉस को तो प्लस करेंगे ना, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। तो बताओ कॉस्ट इस बार क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस प्लस होगा ना, तो कितना हो गया 16,80,000। लिखो क्वेश्चन नंबर 8, डायरेक्टली लिख देते फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस 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 ग्रॉस लॉस। और तुम अगर समझ जाओगे ना तो फॉर्मूला तो फिर कुछ रटने का बात ही नहीं है, एकदम कॉमन सेंस है कि अगर हम 16 लाख का माल बेचे हैं और अगर हमको उसमें लॉस हुआ है कितना 5%, मतलब कि 80,000। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज, दोनों आरएफओ पे लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया कॉस्ट कितना 16,80,000, ठीक है। तो लॉस का पहले हम लोग ये भी प्रैक्टिस तो किए नहीं थे, अब हो जाएगा। प्रॉफिट वाला तो बहुत किया हुआ था। चलो बोलो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ आरएफओ डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। क्या इंटू 100 करेंगे? हाँ, नहीं ना, नहीं, ये तो टाइम्स में निकलता है। हाँ बोलो, कॉस्ट ऑफ आरएफओ 16,80,000 डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 2,20,000। अब इसको काट करके एग्जैक्ट अमाउंट जो आएगा वो बताओ। ये आ रहा है 7.636, मतलब 3 डिजिट तक जा रहे हैं, तो थर्ड डिजिट 6 है, मतलब 5 से बड़ा तो वो राउंड ऑफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.64। तो फाइनल आंसर आएगा 7.64 टाइम्स। 3 लिखोगे तो गलती हो जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो वो 3 डिजिट तक जाओगे, 7.636 आ रहा है, तो वो उसके कारण वो राउंड ऑफ हो गया। हो गया। अब कितना क्वेश्चन बच रहा है? एक 9 है, 8 कर लिया, 7 डिस्कस हो गया, तो 2 ही क्वेश्चन तो बच रहा है, 4 और 9। 4 और 9, पहले कौन सा कर लें? चलो 9 कर लो। हुआ कुछ नहीं, करना तो 9 क्वेश्चन था ही, वो एक माइंड का वो थोड़ा सा गेम है। सीक्वेंस में पढ़ते तो बहुत लगता है कि पहाड़ जैसा सिलेबस है, बाप रे बाप। बीच बीच से पढ़ोगे तो फिर खत्म हो जाता है वो चीज़, इसीलिए, है ना। पढ़ो, क्विक रेशो 1.5, करंट रेशो 2। अच्छा, ये 1.5 नहीं, 1.5:1 होता है, वो 1:1 लिखा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, वो 1:1 है। करंट रेशो 2 मतलब 2:1। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, बाप रे 3 रेशो बता दिया धड़ाधड़। करना क्या है, फिर टोटल करंट एसेट्स बताया, मतलब भाई करंट एसेट्स 8 लाख बताया, गुड्स को बेचते हैं 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स, मतलब जीपी रेशो 20% है। फाइंड आउट करना क्या है, एनुअल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब भाई रेवेन्यू फ्रॉम, इतना डाटा देकर के ढूंढना क्या, आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम। अब सोचो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाले, कैसे निकाले? अगर हमको कॉस्ट ऑफ आरएफओ पता हो, जीपी पता हो, तो जोड़ करके आरएफओ आएगा, और तो कोई उपाय नहीं है। देखो, प्रॉफिट के बारे में तो बात हो ही रहा है, 20% कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रॉस प्रॉफिट तो निकलेगा ही, यानी पहले कॉस्ट निकालना पड़ेगा, कॉस्ट निकलेगा, प्रॉफिट जोड़ेंगे तो ही आरएफओ आएगा।
देखो ज़्यादा मत सोचो, जो डेटा दिया उसका यूज़ अगर हम करें, क्विक रेशो का अगर यूज़ करें तो फॉर्मूला है क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। अब ना तो क्विक एसेट्स है ना ही करंट लायबिलिटी है, तो इस हाँ नहीं नहीं क्विक एसेट्स नहीं है क्वेश्चन में, कहीं डिटेल में क्विक एसेट्स नहीं है और ना ही करंट लायबिलिटी है, तो कोई बात नहीं, करंट रेशो का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी है, करंट एसेट्स है तो बैलेंसिंग फिगर क्या मिलेगा, करंट लायबिलिटी, और उसी करंट लायबिलिटी को दोबारा फिर क्विक रेशो वाले फॉर्मूला में यूज करेंगे तो क्विक एसेट्स मिल जाएगा। और सोचो करंट एसेट में से क्विक एसेट माइनस करते तो इन्वेंट्री आता है, और उस इन्वेंट्री का यूज कर सकते किसमें, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में, तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ जाएगा और फिर जीपी का परसेंटेज लगा करके आरएफओ तक पहुंच जाएंगे। चलो सोचना तो पड़ेगा ही ना। हाँ स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर 9। पहले करंट रेशो यूज करो, करंट रेशो इज इक्वल टू फॉर्मूला करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2:1। ठीक है, बोलो करंट एसेट्स कितना है। देखो तुम सोचोगे कैसे सोचा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुमको जो डिटेल दिया है ना उससे यूज करना चालू करो, वो रास्ता अपने आप बनेगा। ठीक है, करंट रेशो 2 है मतलब 2:1, तो करंट एसेट्स दिया हुआ कितना है 8 लाख, 8 लाख लिखो डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2/1। तो यहाँ से करंट लायबिलिटी कितना आ जाएगा, 4 लाख आ जाएगा ना जी, तो रास्ता अपने बनेगा कि करंट लायबिलिटी मिल गया। अब क्विक रेशो का फॉर्मूला लिखो, देखो दोनों रेशो रिवाइज हो गया, लिक्विडिटी का करंट रेशो क्विक रेशो भी आ गया। बोलो क्विक रेशो का फॉर्मूला क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1.5:1, मतलब 1.5/1। सो क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी हम लोग को मिल गया 4 लाख, ऊपर से निकालिए 4 लाख इज इक्वल टू 1.5:1, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो बोलो क्विक एसेट्स कितना आएगा, क्विक एसेट्स कितना, 4 लाख इंटू 1.5, 60 लाख नहीं 6 लाख, तो एक जीरो में फर्क नहीं समझते, 6 लाख हो गया। अब सोचो हम लोग क्यों निकाले ये सब, क्या कर सकते हैं, इन्वेंट्री ढूंढ सकते हैं। इन्वेंट्री कैसे निकलेगा, करंट एसेट्स में से अगर क्विक एसेट्स को हटा दे तो इन्वेंट्री ही तो बचेगा। सो इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। अरे देखो क्विक एसेट्स का फॉर्मूला तुम लोग एक्चुअली याद किए थे कि करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स हटाता है, उतना तो डिटेल है नहीं, तो खाली इन्वेंट्री हटाना, उसी से रिसफल करोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। खैर ये तो तुमको डायरेक्टली याद भी करना, ये तो इंपॉर्टेंट है, इन्वेंट्री का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। बोलो करंट एसेट्स कितना, 8 लाख माइनस कितना 6 लाख, कितना हो गया 2 लाख। अच्छा मेरे साथ इतना तो रिवाइज कर लिए, अब सोचो इस चैप्टर में इतना कुछ सीख लिए ना, मान लीजिए हम 1 घंटा आज वन शॉट रिवीजन में लिए, 1 घंटा में बहुत कुछ सीखे, नहीं चाहते हुए भी हिम्मत करके मेरे सामने तो पढ़ना तो पड़ेगा, तो नहीं चाहते हुए बहुत फॉर्मूला सुन लिए, बहुत सारा कर लिए। अभी घर में होते तो हिम्मत ही तोड़ देते, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते, तो अभी 1 घंटा पार हो जाता, पता चलता तुम लिक्विडिटी रेशो में अटके हो। समझ में आया, तो इस 1 घंटे के अंदर में बहुत हद तक तुमको एक बार ऊपर ऊपर डर खत्म कर दिए। अब तुम पढ़ने बैठोगे तो तुमको वैसा डर नहीं लगेगा, टफ टफ क्वेश्चन तो कर ही रहे तुम्हारे सामने, इससे ज्यादा क्या ही टफ होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस है वन शॉट रिवीजन का, ऐसा नहीं है। हाँ थोड़ा सा पढ़ के आओगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। इन्वेंट्री मिल गया, अब बोलो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का यूज करें, बोलो फॉर्मूला। तुम लोगों को बस अगर फॉर्मूला याद रहता तो तुम लोग आज उतना टफ नहीं लगता। बोलो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो अभी यूज भी किए थे थोड़ी देर पहले, कॉस्ट ऑफ आरएफओ बाय एवरेज इन्वेंट्री। पुट कर लो जो डिटेल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स। अब सुनो इन दोनों में से एवरेज इन्वेंट्री का एक्चुअली फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2। अब यहां पर तुम्हारे पास कोई अलग से डिटेल नहीं है ओपनिंग क्लोजिंग, तो जो ये इन्वेंट्री आया ना इसी को लेकर के एवरेज लेकर के सॉल्व करो, यही एवरेज इन्वेंट्री है 2 लाख, किसी को बोलना नहीं, चुपचाप से सॉल्व कर लो। हाँ किसी को नहीं बोलना, यही 2 लाख है, इसी से काम चलाओ। चलो बाकी बैलेंसिंग फिगर कॉस्ट ऑफ आरएफओ आएगा। सो कॉस्ट ऑफ आरएफओ कितना हो गया बोलो, 12 लाख। मजा आया यहाँ तक पहुँचने में, 12 लाख। अभी तो और मजा आएगा,
12 लाख तक पहुंचे? ये सिर्फ क्या निकला? कॉस्ट। हमको तो आरएफओ तक पहुंचना है, तो इसमें प्रॉफिट जोड़ देंगे। लेकिन सुनो, प्रॉफिट का परसेंटेज भी ना 20% किसका है? कॉस्ट का है नहीं। हाँ चलो, अगर शॉर्टकट मारना चाहो तो 20% सेल का मतलब 1/5, तो सेल के एंगल से 1/5, तो कॉस्ट के एंगल से 1/4, मतलब 25%। तब तो तुम तुरंत निकाल दोगे। 12 लाख का 25% 3 लाख। हालांकि अगर लॉन्ग प्रोसेस से जाएंगे तो भी तो 3 ही लाख आएगा। तो लेट द सेल्स भी एक्स लेके बनाएंगे, हम शॉर्टकट मार दे रहे, उतना तुम क्लास में पढ़ाए थे। ग्रॉस प्रॉफिट सेल का 20% तो कॉस्ट का 25%। हाँ हम वो लिख दे रहे, लेकिन लिखो, देखो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑन सेल इज इक्वल टू 25% ऑन कॉस्ट। अदरवाइज वो लॉन्ग कट ट्रिक था ना, लेट द सेल्स भी एक्स लेके बनता था। चलो ठीक है, तो हम डायरेक्टली 25% ऑन कॉस्ट ले लेते हैं। 25/100 इंटू कितना? 12 लाख। कितना आ गया? रुपीस 3 लाख। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट है 3 लाख और कॉस्ट कितना था? 12 लाख। तो बेचेंगे कितने में? आरएफओ कितना होगा? 15 लाख। सो आरएफओ इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस जीपी। कॉस्ट कितना? 12 लाख। ये 3 ही नंबर का क्वेश्चन है। 12 लाख प्लस 3 लाख, जान ले लेगा ये क्वेश्चन। 12 और 3 15 लाख। एक्चुअली क्वेश्चन मेरा कंसेप्ट है, कैलकुलेशन ज़्यादा कुछ नहीं है। कैलकुलेशन तो सिंपल सिंपल मुंह पे हो जा रहा है, कंसेप्ट याद है, फटाफट बनते जाएगा। हो गया? अभी कहाँ खत्म हुआ? हो गया खत्म? हाँ हाँ हो तो गया। आरएफओ ही तो ढूंढना था। हो तो गया, ही तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही ढूंढना था। हाँ हो गया, एनुअल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यही तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना? 15 लाख। ये तो आंसर 15 लाख। ठीक है, आ जाओ फोर्थ में। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कैश सेल्स 60% है किसका? ये भी नहीं छोड़ेगा, ये भी ठीक है। ठीक है, कैश सेल्स 60% है किसका? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्रेडिट सेल्स का। अच्छा लास्ट में देखो तो निकालना क्या? कंप्यूट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तो ट्रेड रिसेल टर्नओवर रेशो में तो क्रेडिट सेल्स चाहिए रहता है ना। नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हाँ बस उतना ही तो, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय रेवेन्यू एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो सुनो, कैश सेल 60% है किसका? क्रेडिट सेल्स का। और आरएफओ कितना बता दिया? आरएफओ मतलब वो टोटल सेल। तो कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल मिला करके टोटल सेल होता है। तो एक इक्वेशन बना सकते हैं, क्रेडिट सेल को एक्स मान लेते हैं, तो कैश सेल उसका कितना परसेंट हो जाएगा? 60%। फिर दोनों को जोड़ करके किसके बराबर हो जाएगा? 5/20। तो उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्रेडिट सेल मिल जाएगा, तो न्यूमरेटर मिल गया। फिर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ढूंढना बचेगा। तो देखो, क्लोजिंग ट्रेड रिसेल 80,000 है और ओपनिंग ट्रेड रिसेल उसका कितना है? 3/4। तो 80,000 का 3/4 होता 60,000। मिल गया ओपनिंग क्लोजिंग, दोनों का एवरेज निकाल देंगे। हाँ अब एवरेज निकल ही जाएगा, कौन सा बड़ा बात है। ये 60 और वो 80, 60 + 80 140/2 70,000 हो जाएगा एवरेज। चलो अब तो पहले क्रेडिट सेल तक पहुंचो। तो लिखो लेट द क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बी एक्स। लिखो क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4, लेट द क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्रेडिट सेल्स बी एक्स। ठीक है, तो हम लोग ये कर सकते हैं, दोनों जोड़ सकते हैं क्या? कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू सिंपल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें टोटल वर्ड लिखने का जरूरत नहीं है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दोनों ही आता है, कैश और क्रेडिट। बताओ, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम लोग एक्स मान रहे हैं और ये इसका 60% है, तो x का 60% को क्या लिख सकते हैं? 0.60। देखो ऐसे सुनो सुनो, 60% का मतलब होता है 60/100। इसको सिंपल कर लो, 1 0 कटा, नहीं पॉइंट में मत जाओ। 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, तो 3/5x ले ले। पॉइंट से जाने से अच्छा तुम फ्रैक्शन में ले लो, तुमको भी ठीक रहेगा, कोई दिक्कत है। 3/5x, तो ये हो गया 3/5x। ठीक है ना? अरे जैसे 25% का मतलब 1/4 होता है, 20% का मतलब 1/5 होता है, वैसे 60% निकालोगे तो 60% आएगा
5, तो वो कितना हो गया 3/5x इज इक्वल टू, RFO क्वेश्चन में दिया हुआ है 5,20,000। चलो अब इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 5 हो गया एलसीएम, ये हो गया 3x प्लस ये कितना हो जाएगा 5x। ये तो सिखाने का जरूरत नहीं ना है, ये तो किसी 7-8 के स्टूडेंट को पकड़ लेना, वो लोग सिखा देगा। 5,20,000, तो ये हो गया 3x प्लस 5x, 8x इज इक्वल टू 5,20,000 इंटू 5 मल्टीप्लाई करो तो 5×5 = 25 लाख और 20,000 इंटू 5 1 लाख, 26 लाख, 26 लाख। सो x इज इक्वल टू 26 लाख को 8 से डिवाइड करना होगा, 26 लाख को 8 से डिवाइड करना होगा, 26 को 8 से डिवाइड करो ना, 13/4 जो भी आएगा भाई, 26 लाख डिवाइड बाई 8, 3,25,000, ये आ रहा है 3,25,000। तो एक आइटम मिल गया हम लोग को, क्रेडिट सेल्स मिल गया, क्रेडिट सेल्स मिल गया, क्रेडिट RFO मतलब वही क्रेडिट सेल्स। चलो अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ढूंढा जाए, अब तो खत्म है क्वेश्चन। बोलो एवरेज ट्रेड रिसेल का डायरेक्टली फॉर्मूला बोलो, एवरेज ट्रेड रिसेल इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाई 2। और हम पहले बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा हैंडराइटिंग के चक्कर में मत रहना, धड़ाधड़ सॉल्व करना है, टीचर फाइनली तुम्हारा क्या दिखेगा, वो मेन आंसर, ठीक है। बट इसका भी मतलब नहीं कि पूरा गोबर कर देना वहाँ पर। बोलो एवरेज ट्रेड रिसेल क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं एवरेज तो हम लोग को निकालना है, ओपनिंग दिया हुआ है, नहीं क्लोजिंग दिया हुआ है 80 और ओपनिंग उसका कितना है 3/4, तो डायरेक्टली करो ना, 80 का 3/4 कितना होता है 60,000, तो 60,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 70,000, ठीक है। तो जितना टफ फॉर्मूला था वो तो सब है ही गया इस 8-9 क्वेश्चन में। बोलो ट्रेड रिसेल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। बोलो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना 3,25,000 डिवाइडेड बाई एवरेज 70,000, ये टाइम्स में आएगा रेशो, 3/25 को 70,000 से डिवाइड करो, $4.642, तो ठीक है, थर्ड डिजिट तो 2 है ना, तो 4.64 रहने देते हैं, 4.645 नहीं होगा, 64 ही होगा, तो क्योंकि 64 के बाद 2 आ रहा है ना, तो थर्ड डिजिट तो 5 से छोटा ही है, 4.64 टाइम्स, ठीक है। तो इसको दोबारा घर में जाना है, आराम से पहले फॉर्मूला रिवाइज करना है, आधा 1 घंटा जो भी लगेगा, फॉर्मूला अच्छे से पढ़ना है, फिर सारे क्वेश्चन को जो सॉल्व किए एक बार गो थ्रू कर लेना, बनाओगे नहीं भी तो एक बार गो थ्रू कर लेना, उसके बाद फिर बना करके देख लेना है। अच्छा और सुनो, पिछले साल वाला जो फोल्डर है ना 2023 वाला, उसमें भी एक रेशो का रिवीजन वीडियो डाला हुआ है, उसमें भी 9 से 10 क्वेश्चन है, उसको भी कर लेना, ठीक है।